हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 दो दुर्बलता का अंत करने वाले हैं। ये जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 2 का वीडियो होगा। इससे पहले हमारा एक और वीडियो जो हमारा पार्ट 1 का है वो आ चुका है, तो पहले जाकर आप उसे देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो उसके लास्ट पार्ट के लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे, ठीक है। तो उसको अच्छी तरीके से हमने जाना था। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम थे। तो सोवियत संघ का विघटन का परिणाम का अर्थ यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम लोग अपनी वार्षिक परीक्षा देते हैं, तो जब भी हम लोग अपना जैसे कि एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद हमारा भी कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से सोवियत संघ का जब अंत हुआ, ठीक है, तो उसका क्या क्या रिजल्ट देखने के लिए मिला, क्या क्या उसके परिणाम देखने के लिए मिले, तो वही चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सोवियत संघ का जो हमें परिणाम सबसे पहला देखने के लिए मिलता है वो है हमारा दूसरी दुनिया का पतन। क्या दूसरी दुनिया का पतन हो जाता है उस समय, कैसे होता है? जो दोनों देश होते हैं, ठीक है, दोनों देश का अर्थ यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर से है। दोनों देशों के बीच विचारधारात्मक लड़ाइयाँ चल रही होती है। वो क्या होता है विचारधारात्मक लड़ाइयाँ, जैसे कि उसके अंदर क्या क्या होते हैं, पूंजीवादी और समाजवादी प्रणालियों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही होती है। कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। इसके अलावा दोनों गुटों की सेना भी इसी कारण से उलझी भी रहती है, इसका भी फिनिश हो जाता है। अब क्या होता है, ये जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही है विचारधारात्मक लड़ाइयाँ, इन सबका अंत हो जाता है, लास्ट में यही चीज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सोवियत संघ का पतन होता है, दूसरी दुनिया का पतन होता है। तो ये हमारा पहला परिणाम हुआ। अब हम लोग दूसरे परिणाम की ओर आते हैं। जो हमारा दूसरा परिणाम है वो है एक ध्रुवीय विश्व। तो एक ध्रुवीय विश्व में क्या होता है, शीत युद्ध की समाप्ति के समय हमें दो संभावनाएं दिखती है। एक संभावना ये होती है कि बची हुई महाशक्ति का दबदबा होगा या फिर एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण होगा, और दूसरी संभावना ये होती है कि बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण होगा, जिसमें कई सारे देश, ठीक है, अपनी अपनी छाप छोड़ेंगे। कई सारे देश जो उभर के आएंगे वो सब अपनी अपनी छाप छोड़ेंगे विश्व में, ठीक है, ये चीज होता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों को उधार या फिर कर्ज देती है, ताकि उनका विकसित हो और वो लोग पूंजीवाद की तरफ उनका संक्रमण हो, ठीक है। इसके अलावा नए देशों का विकास भी होता है। जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो है हमारा नए देशों का उदय, ठीक है। जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो है हमारा नए देशों का उदय। ये जो नए देशों का उदय है, इसके अंदर क्या होता है कि सोवियत संघ जब समाप्त होता है तो 15 गणराज्य देखने को के लिए मिलते हैं। तो 15 गणराज्य जो होती है उन सब की अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी पहचान होती है। ये जो 15 गणराज्य है इसमें इसको बांटा इस तरीके से गया है कि कुछ देश बाल्टिक देश है, कुछ देश पूर्वी यूरोप के देश है और कुछ देश मध्य एशियाई देश है। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। जो बाल्टिक देश है उसके अंदर हमारे आते हैं एस्टोनिया, लताविया, लिथुनिया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पूर्वी यूरोप के देश है उसके अंदर आते हैं हमारे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, ठीक है। और मध्य एशियाई देश के अंदर आते हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। इसके अलावा दक्षिणी काकेशस के देश भी हमारे आते हैं, जिसके अंदर हमारे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल है। तो इन सब देशों को हम लोग मिलाएंगे तो वो टोटल हो जाते हैं हमारे 15, ठीक है। लेकिन जो अगर हम लोग बात करें कि इन सब का जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनता है वो हमारा बनता है रूस। रूस को बनाया जाता है उत्तराधिकारी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें बाल्टिक देश और पूर्वी यूरोप के देश, ये दोनों देश तो ना किसी चीज में रुचि रखते हैं। किस चीज में रखते हैं? ये लोग यूरोपीय संघ और नाटो में का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये लोग जो है यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा बनने में बहुत रुचि रखते हैं, और मध्य एशियाई देश अपने खास भौगोलिक क्षेत्र पर लाभ उठाना चाहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रसिया, यूएसए, चाइना के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इन सब देशों के साथ रिश्ते बनाते हैं। इस प्रकार नए देशों का उदय होता है, ठीक है। तो यही था हमारा लास्ट में, हमारा यही है सोवियत संघ के 3 जो हमारे मुख्य परिणाम है वो यही सामने आए थे, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग पेपर में लिखेंगे तो हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर आते हैं, वो है हमारा साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। जो हमारा साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, मतलब कि हम लोग इसमें शॉक थेरेपी के बारे में A to Z सब कुछ जानना है। तो शॉक थेरेपी क्या होता है, जब सोवियत संघ का पतन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, साम्यवाद देश द्वारा पूंजीवाद को अपनाया जाता है। अब यहाँ पर साम्यवाद देश कौन कौन से है, उसमें हमारा रूस है, मध्य एशिया के देश है और पूर्वी यूरोप के देश है। रूस तो हमें पता है। मध्य एशिया के देश के अंदर हमारे कौन कौन से, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। इसके अलावा जो हमारे मध्य एशिया के देश मैंने बता दिया, और पूर्वी यूरोप के देश के अंदर हमारे कौन कौन से आएंगे, रूस, यूक्रेन, बेलारूस और मालडोवा। ठीक है, रूस तो हमारा है ही। तो साम्यवाद देशों द्वारा पूंजीवाद को अपनाने वाला जो संक्रमण होता है उसी को हम लोग शॉक थेरेपी कहते हैं। मतलब साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर आना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित जो मॉडल है उसी को शॉक थेरेपी का नाम दिया जाता है। जो शॉक थेरेपी है उसको हम लोग कह सकते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, हर देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ना चाहते हैं। अगर वो लोग मुड़ना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो लोग सोवियत संघ से छुटकारा पाना चाहते हैं। हर देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लोग साम्यवादी देशों से अब छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सामूहिक फर्म बदलकर निजी फर्म ला दिया जाता है, सामूहिक फर्म को बदलकर निजी फर्म को ला दिया जाता है। और शॉक थेरेपी के तहत क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो शॉक थेरेपी के तहत हम लोग को ये पता चलता है कि सभी देशों द्वारा पूंजीवाद को अपनाया जाता है। जितने भी देश हैं उन सब के द्वारा पूंजीवाद को अपनाया जाता है और निजी स्वामित्व भी बढ़ने लगता है। इसके अलावा राज्य की संपदा का निजीकरण किया जाता है कि राज्य की संपदा जो है, राज्य की संपत्ति, उसका निजीकरण होने लग जाता है। और पूंजीवादी तरीके से खेती की आरंभ किया जाता है। पूंजीवादी तरीके से अब क्या किया जाता है, खेती को आरंभ कर दिया जाता है। और इसके अलावा व्यापार से विकास होगा, ऐसी पॉलिसी को चलाया जाता है कि वो लोग क्या सोचते हैं कि व्यापार से ही हमारा विकास होगा। और पश्चिमी देशों से व्यापार बढ़ना भी हमारा शुरू हो जाता है। ये पश्चिमी देश कौन से हैं, ये पश्चिमी देश हमारे हैं यूएसए के देश। अब हम लोग शॉक थेरेपी के परिणाम को देखते हैं कि शॉक थेरेपी का क्या क्या परिणाम निकल के आया। क्योंकि हमने तो देखा कि सबसे पहले कि शॉक थेरेपी को बहुत सारे देशों ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनाया, लेकिन उसका परिणाम क्या देखने को के लिए मिला उसको देखते हैं। तो शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है, मतलब बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा जितने भी इस इलाके के लोग हैं उनको बर्बादी की मार झेलनी पड़ती है और 90% उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया जाता है। 90% उद्योगों को औने पौने दाम का अर्थ यहाँ पर क्या है, कोई चीज़ अगर 100 रुपये में है तो उसको हम लोग 30 रुपये के आसपास में बेच दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से उसको हम लोग समझ सकते हैं। रूस की मुद्रा रूबल में अब गिरावट आ जाती है। अगर किसी की मुद्रा में गिरावट आएगी तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और लोगों की जमा पूंजी खत्म होगी। अब लोगों ने जितना भी अपना जमा करके रखा होगा तो वो भी अब खत्म होने लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लोगों के पास अब खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। रूस जो है अब वो भी खाद्यान्न को बाहरी देशों से आयात करके उपलब्ध करवाता है। और अगर हम लोग एक डाटा से कंपैरिजन करें तो 1989 के रियल जीडीपी को, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को देखें तो 1999 के जीडीपी इस बार हमारी कम मिली है। रियल जीडीपी 1999 की जीडीपी इस बार कम गई है और 1989 की जीडीपी बहुत ही ऊपर हाई गई थी। इसके अलावा सरकारी रियासतों की कमी हो जाती है और ज़्यादातर लोगों को गरीबी में फंसना पड़ता है। और इसके कारण क्या होता है, माफिया वर्ग जो है वो उभर कर सामने आता है और आर्थिक गतिविधियों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और जो हमारा ये माफिया वर्ग है इसको हम लोग कह सकते हैं जराइम पेशा लोग। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से कह सकते। मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो आप अपनी कमेंट में राय जरूर बताएं कि ये वीडियो किस तरीके की बनी। धन्यवाद।